श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। Story name is Mafia Husband and this story is begin from chapter 46 to 50 and guys don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं। पर फिर भी मुझे गैब्रियल का अंदाज बहुत पसंद है। वह जो भी करता है सामने से करता है, कभी पीठ पीछे नहीं करता है। और तैयार रहने दो उसको, जब दुश्मन टक्कर के होते हैं तभी तो लड़ाई में मजा आता है। और मैं नहीं चाहता कि मेरा मिशन बिना किसी रोमांच के पूरा हो जाए। और गैब्रियल वह इंसान है जो मुझे बराबर टक्कर दे सकता है। साइमन अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, मेरे जाने की तैयारी शुरू करो। अब वक्त आ गया है कि हमें अपनी मिशन का आगाज कर देना चाहिए और इसकी पहले शुरुआत होगी इटली से। पेरिस, फ्रांस में क्रिस्टोफर और बाकी टीम मेंबर्स फ्रांस पहुंचते हैं तो सामने ही रियल मेरिट के हेड मिस्टर जॉनसन और जस्टिन खड़ा था। दरअसल जस्टिन पहले ही फ्रांस के लिए निकल गया था मिस्टर जॉनसन के साथ। और जब क्रिस्टोफर और बाकी टीम मेंबर्स यहाँ आए तो वह उन्हें रिसीव करने आ गया, स्पेशली क्रिस्टोफर को। जैसे ही सब लोग वहां पहुंचते हैं, बॉडीगार्ड उनके चारों तरफ का एरिया खाली करवा देते हैं ताकि कोई भी किसी भी खिलाड़ी को परेशान ना कर सके, स्पेशली क्रिस्टोफर को। वही क्रिस्टोफर सबको इग्नोर करते हुए जल्दी से गाड़ी में बैठ जाता है, यहाँ तक कि वह जस्टिन से भी नहीं मिलता। जब जस्टिन देखता है कि क्रिस्टोफर ने उसे इग्नोर कर दिया तो वह खुद ही दौड़ते हुए उसके पास चला जाता है और बगल वाली सीट पर बैठ जाता है। उसके बैठते ही गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। वही मिस्टर जॉनसन बाकी सबको सेफली पहुंचाने में लग जाते हैं। कार के अंदर क्रिस्टोफर सीट पर बैठा हुआ अपने सिर को पीछे टिका हुआ था। जब जस्टिस उसे इस तरीके से देखता है तो वह समझ जाता है कि जरूर क्रिस्टोफर बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि नॉर्मली क्रिस्टोफर ऐसे कभी नहीं बैठता है। वह तो हमेशा ही कुछ ना कुछ काम ही करता रहता है। पर आज उसे ऐसा बैठा देखकर जस्टिन परेशानी भरे शब्दों में पूछता है, क्रिस्टोफर क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, तुम ऐसे क्यों बैठे हुए हो? पर क्रिस्टोफर कोई जवाब नहीं देता। वही जस्टिन क्रिस्टोफर को कोई जवाब न देता देख जल्दी से उसके हाथों को उसके चेहरे से हटाकर उसके चेहरे पर अपना हाथ रखने लगता है और चेक करता है कि कहीं उसे फीवर तो नहीं है। उसके हाथ रखते ही क्रिस्टोफर अपनी आंखें खोलकर उसकी तरफ देखता है। जब जस्टिन उसकी आंखों को देखता है तो एक पल के लिए सहम जाता है, क्योंकि क्रिस्टोफर की आंखें बिल्कुल लाल थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों में ही अंगारे जल रहे हो। जस्टिन थोड़ी हिम्मत करके क्रिस्टोफर से पूछता है, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? और तुम इतने गुस्से में क्यों हो? कुछ हुआ है क्या? तुम मुझे बता सकते हो? मैं क्रिस्टोफर उसे कुछ देर घूरता है और फिर अपने कठोर शब्दों में कहता है, उस लड़की की हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? लोग मुझसे बात करने में डरते हैं और वह मुझे बेबाकी से हर बात जवाब देती है और मुझसे बिल्कुल भी नहीं डरती। मैं जितना ही कोशिश करता हूँ कि उससे दूर रहूँ, उससे कोई बात ना करूँ, फिर भी वह ऐसा कुछ ना कुछ कर देती है कि मैं मजबूर हो जाता हूँ उससे बात करने के लिए और उससे झगड़ा करने के लिए। और अब तो उसकी बातें भी मुझे बहुत ज्यादा इफेक्ट करने लगी है। उसकी हर एक कही गई बात मुझे अब चुभने लगी है। वह लड़की, वह बेवकूफ लड़की कहती है कि वह मुझसे नफरत करती है। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे नफरत करने की? वह मुझसे नफरत करती है, मैं उसे इजाजत नहीं देता कि वह मुझसे नफरत करे। पर मैं तो यही चाहता था ना, फिर मुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? मुझे उसकी बात इतना ज्यादा क्यों इफेक्ट कर रही है? मेरा सर दर्द से फट रहा है। उसकी बातें सोच सोच कर वह लड़की हर बार मुझसे बगावत करती है, कभी भी मेरी बात नहीं मानती। पर फिर भी मैं ना चाहकर भी हर वक्त बस उसी के बारे में सोचता रहता हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? मुझे अब और उसके बारे में नहीं सोचना। कहते कहते क्रिस्टोफर के हाथों की मुठ्ठियां कस जाती हैं। वही जब जस्टिन क्रिस्टोफर की बात सुनता है, उसकी आंखें चमक उठती हैं और फिर वह अपनी चेहरे पर एक अनजानी स्माइल लिए उसकी तरफ देखकर उत्सुकता से पूछता है, क्या कहा तूने? तुझे वह हर वक्त याद आती है क्या? तुम उसे अपने माइंड से निकाल नहीं पा रहा है? कहीं तो उसे पसंद तो नहीं करने लगा? क्योंकि ऐसा तो तभी होता है जब हम किसी को बहुत ज्यादा पसंद करने लगे, तभी वह हमारे दिमाग में हर समय रहता है। क्रिस्टोफर उसके शब्दों को सुनता है तो उसे घूर कर देखता है, पर बोलता एक शब्द नहीं, जैसे वह अपने आंखों से ही उसे वार्निंग दे रहा हो। जब जस्टिन उसके वार्निंग भरे एक्सप्रेशन देखता है तो वह जल्दी से
चुप हो जाता है और फिर अपनी बात को बदलते हुए कहता है, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम बुरा क्यों मान रहे हो? मैं तो ये कह रहा था कि हो सकता है कि तुम कुछ ज्यादा ही उसके बारे में सोच रहे हो, इसलिए वह तुम्हारे दिमाग में छाई हुई है। तुम उसके बारे में सोचना बंद कर दो और अपनी मैच पर कंसंट्रेट करो, तुम अपने आप उसे तुम्हें भूल जाओगे। वही क्रिस्टोफर अभी भी उसे गुस्से से घूरे जा रहा था, बिना उसके एक शब्द कहे। अब जस्टिन समझ चुका था कि क्रिस्टोफर उसे कह रहा है कि मैं अपनी जुबान बंद कर लूं। अब जस्टिन एकदम चुपचाप बैठ जाता है और सामने देखने लगता है। वही कुछ क्रिस्टोफर अपने हाथों को फिर से सिर में रखकर अपने सर को पीछे टिका लेता है। वह दोनों वैसे ही चुपचाप बैठे रहते हैं और थोड़ी ही देर में फ्रांस के एक वीआईपी होटल में पहुंच जाते हैं, जहां उनके रहने का इंतजाम किया गया था। क्रिस्टोफर बिना जस्टिन का इंतजार किए उतरता है और तेज कदमों के साथ अपने रूम के लिए निकल जाता है। इस वक्त क्रिस्टोफर और कहना ये सुनना नहीं चाहता था, बस उसे अभी अकेले रहना चाहता था और अपने आप को समझना था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है, और साथ ही उसे अब अपनी मैच पर भी ध्यान देना था, क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट मैच था। इसलिए वह अब और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। क्रिस्टोफर जल्दी से रूम में आता है और सीधे वॉशरूम में चला जाता है। बिना कपड़ा उतारे वह शावर के नीचे खड़ा हो जाता है और अपनी आंखें बंद करके दोनों हाथों को वॉल पर टिका देता है और यूं ही खड़े लंबे समय तक शावर लेता रहता है। वही इटली में जब शेल्वी और कनक क्रिस्टोफर के विला में पहुंचते हैं तो कनक उस विला को देखते ही रह जाती है। वह अपनी छोटी छोटी मासूम आंखों से चारों तरफ देख रही थी और फिर खुशी से उछलने लगती है और कहती है, दीदी क्या हम यहाँ रहने वाले हैं? ये तो बहुत बड़ा महल है और बहुत सुंदर है। मैंने आज तक इतना सुंदर महल कभी नहीं देखा। ऐसा मैंने केवल एक बार टीवी में ही देखा था, पर यह महल तो उससे भी कहीं ज्यादा सुंदर और बड़ा है। ये कहते कहते उसकी छोटी छोटी आंखें चमक रही थी। जब शेल्वी अपनी बहन के चेहरे पर खुशी देखती है तो वह फीकी सी मुस्कान के साथ कहती है, नहीं छोटी, यह वह वैसा महल नहीं है, वो वाला परियों का महल था, पर यह एक राक्षस का महल है। उसका जवाब सुनकर कनक कंफ्यूजन से देखती है और पूछती है, क्या यहाँ राक्षस रहते हैं? जवाब में शेल्वी मुस्कुराकर कहती है, नहीं तो वह बस मजाक कर रही थी, चलो अब अंदर चलते हैं। इतना कहकर दोनों अंदर की ओर अपने कदम को बढ़ा देती हैं। जब कनक अंदर जाती है तो वह और खुश हो जाती है और खुशी से चारों तरफ भागते हुए कहती है, दीदी यह तो बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ चारों तरफ इतने सारे और खूबसूरत से गमले लगे हुए हैं, मुझे ये सब बहुत पसंद आ रहे हैं। वही सारी मेड आकर एक लाइन से खड़ी हो जाती हैं और सभी झुककर शेल्वी को ग्रीट करती है और फिर खुशी से उस लड़की को देखने लगती है जो चारों तरफ देख रही थी, अपने नन्हे कदमों से चारों तरफ भाग रही थी। जब शेल्वी उसे भागते हुए देखती है तो उसे कहती है, कनक इधर उधर भागना बंद करो, नहीं तो तुम्हें लग जाएगी। बदले में कनक मुस्कुराकर कहती है, नहीं दीदी, यह तो बहुत बड़ी जगह है, मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं करूँगी। और फिर वह दौड़ते हुए शेल्वी के पास आ जाती है। वही जब सारी मेड शेल्वी के पास एक छोटी सी लड़की को देखते हैं तो वह अपने मन में उत्सुकता लिए लड़की को देखने लगती है, पर उन लोगों की हिम्मत नहीं हो रही थी शेल्वी से कुछ भी पूछने की। पर क्रिस्टीना आगे आकर उसे पूछती है, हेलो मैडम, आप कैसी हैं? और यह छोटी सी लड़की कौन है? ये कितनी प्यारी और सुंदर है, बिल्कुल किसी डॉल की तरह। जवाब में शेल्वी कहती है, यह मेरी छोटी बहन है और अब से यही रहेगी मेरे साथ, इसके लिए कोई रूम तैयार करो। क्रिस्टीना खुशी से सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ हाँ मैडम, हम अभी तैयार कर रहे हैं उनके लिए सबसे बढ़िया रूम तैयार करूंगी, इन्हें जरूर पसंद आएगा। फिर वह जल्दी से सभी मेड को लेकर चली जाती है कनक का रूम तैयार करने के लिए। कनक हैरानी से खड़ी होकर शेल्वी की तरफ देखती है और फिर अपनी मासूम सी आवाज में पूछती है, दीदी यह सब लोग तुम्हें मैडम क्यों बुला रही है और यह इतनी सारी लोग कौन हैं? जवाब में शेल्वी कहती है, ये सब यही रहती है और यह मैडम मुझे इसलिए बुलाती है क्योंकि इन्हें कहा गया है ऐसा करने के लिए। कनक फिर से पूछती है, किसने कहा है दीदी? जवाब में शेल्वी कुछ भी नहीं कह पाती, बस वह खामोश रह जाती है। फिर थोड़ा रुककर कहती है, अच्छा ठीक है, अब बातें बहुत हो गई, चलो पहले तुम फ्रेश हो जाओ और फिर कुछ खा लो, तुमने अभी तक कुछ खाया नहीं होगा। कनक भी खुशी खुशी कहती है, हाँ दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है, चलिए जल्दी से मुझे कुछ खाने को दे दो। इटली के 7 स्टार होटल में एक लड़की गुस्से में बैठी हुई थी और वही एक औरत उसे मनाने की कोशिश कर रही थी, पर वह लड़की बार बार कह
रही थी। नहीं माँ, मुझे आपसे बिल्कुल बात नहीं करनी है, आप यहाँ भी आकर अपने काम में लगी हुई हैं और मैं यहाँ अकेले बैठी हुई हूँ। आपने मुझसे कहा था कि आप मुझे पूरा इटली घूमेंगी और मेरे साथ एंजॉय करेंगे, पर आप यहाँ आकर सिर्फ और सिर्फ अपना काम कर रही हैं। आप तो पूरी तरीके से मुझे भूल ही गई है। जवाब में वह औरत मुस्कुराकर कहती है, अच्छा ठीक है बाबा, अब नाराज होना बंद करो। मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हें घुमाने ले जाऊंगी और तुम जो कहोगी वह करूंगी। पर वह लड़की अभी भी नहीं मानती है। जब वह औरत देखती है कि वह लड़की नहीं मान रही तो फिर कहती है, अच्छा ठीक है, मैं कल कोई काम नहीं करूंगी और तुम्हारे साथ बैठकर तुम्हारा फेवरेट मैच फुटबॉल देखूंगी। अब तो ठीक है ना। जैसे ही वह लड़की सुनती है कि उसकी माँ उसका फेवरेट मैच देखने के लिए तैयार हो गई है, वह तो खुशी से उछल पड़ती है और उसके गले लग जाती है और कहती है, मम्मा यू आर द बेस्ट और आप बहुत ही अच्छी हो। मैं तो आपसे नाराज थी ही नहीं, मैं तो बस मजाक कर रही थी, पर आप कल मेरे साथ फुटबॉल जरूर देखेगी। बदले में वह औरत उसके गालों को खींचते हुए कहती है, हाँ बाबा, मैं जरूर देखूंगी। वह औरत और कोई नहीं, मैडम अरुंधति शाह थी और वह लड़की उनकी बेटी कृष्णा थी। कृष्णा 19 साल की एक कॉलेज स्टूडेंट है। बादामी कलर और कली लंबे बाल, उसकी आंखें किसी झील की तरह गहरी थी, देखने में बेहद मासूम। जब भी वह अपनी मासूम आंखों से किसी की तरफ देती थी, वह उसकी बिना बात माने रही नहीं पाता था। वह बेफिक्र और मस्त मौला लड़की थी, किसी की भी फिक्र नहीं करती थी, बस अपनी जिंदगी खुलकर जीती थी और सबसे जरूरी चीज, क्रिस्टोफर की बहुत बड़ी फैन थी। फ्रांस पेरिस में सुबह का वक्त। आज का सवेरा हर किसी के लिए अलग अलग था। आज सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ बदलने वाला था। हाँ, कुछ लोगों के लिए ये खुशियों भरा था तो किसी के लिए यह एक नए तूफान का आगाज था, तो किसी के लिए एक बदले और जुनून की शुरुआत। आज क्रिस्टोफर का सेमीफाइनल मैच था आर्सेनल के साथ। पूरा स्टेडियम लोगों से भरा हुआ था। चारों तरफ लोग अपने अपने पसंदीदा फुटबॉलर को चेस कर रहे थे। यह अलग बात थी कि उनमें से ज्यादातर लोग केवल क्रिस्टोफर को चेस कर रहे थे, उसी का नाम चिल्ला रहे थे, चाहे बूढ़ा हो या बच्चा हो या फिर यंग हो, हर कोई के जवान पर सिर्फ एक ही नाम होता था, क्रिस्टोफर। सभी लड़कियां तो आज कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड थी, क्योंकि जिसे उन लोगों ने आज तक टीवी में देखा था उसे कभी कभी ही तो ऐसे लाइव देख पाती थी। सभी लड़कियां उसे देखकर अपने अपने तरीके से उसे बुलाने की कोशिश कर रही थी, पर अफसोस उनकी यह कोशिश बिल्कुल बेकार ही जाने वाली थी, क्योंकि क्रिस्टोफर काफी दूर था और वह उनकी आवाज को बिल्कुल भी नहीं सुन सकता था। वह तो पूरी तरह से अपने सामने चल रहे एंथम पर ध्यान दे रहा था। वैसे कहते हैं, जब कोई इंसान अपने काम को फोकस के साथ करता है तो और भी ज्यादा हैंडसम लगता है। वही चीज क्रिस्टोफर के साथ है। वह जब भी फुटबॉल खेलता था पूरे फोकस के साथ खेलता था। खेलते समय जब उसकी बॉडी इधर उधर मूव होती थी तो वह और भी ज्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव लगता था, और लड़कियां जब उसे देखनी थी तो पागल ही जाती थी। उसका एक अटेंशन पाने के लिए न जाने क्या क्या करती थी। वही क्रिस्टोफर सबके साथ खड़ा हुआ अपने देश के नेशनल एंथम को सुन रहा था और उसे गा रहा था। बाकी सब टीम मेंबर और इटली के लोग वह सभी खड़े होकर अपने देश को रिस्पेक्ट दे रहे थे और अपने देश की नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट के साथ सुन रहे थे। कुछ ही देर में रेफरी के एक विसेल के साथ मैच शुरू जाता है। सभी प्लेयर्स इधर से उधर बॉल को हिट करने लगते हैं। वही क्रिस्टोफर पूरे फोकस के साथ बॉल को अपने साथी खिलाड़ियों को पास कर रहा था। वह कोई भी मौका नहीं दे रहा था अपने अपोजिट टीम को कि उनमें से कोई भी मेंबर उससे बॉल ले सके। उसकी स्किल इतनी कमाल की थी कि कोई भी आसानी से बॉल को देख ही नहीं पता था कि वह किस तरह पास कर रहा है, और क्रिस्टोफर बहुत ही स्मार्टली और स्मूथली बॉल को इधर से उधर पास कर रहा था। देखते ही देखते उसने 3 गोल कर दिए और अपोजिट टीम बस स्ट्रगल ही करती रह गई। अब देखते ही देखते 90 मिनट कंप्लीट हो जाते हैं। कुछ ही देर बाद चारों तरफ लगे बड़े बड़े टीवी स्क्रीन में कमेंटेटर जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं, और यह मैच रियल मैड्रिड जीत चुकी है और अब फाइनल में प्रवेश करने वाली पहली टीम बन चुकी है। एक और शानदार पारी क्रिस्टोफर की तरफ से और यह मैच जा गिरता है रियल मैड्रिड के खाते में। और अगर अगला मैच बार्सिलोना जुवेंटस के साथ जीत जाती है तो फाइनल मैच अब होगा रियल मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना। इसी के साथ चारों तरफ लोगों का शोर और भी तेज सुनाई देने लगता है। चारों तरफ रियल मैड्रिड और के क्रिस्टोफर मार्टिन के नाम की आवाज सुनाई दे रही थी। वही रियल मैड्रिड के हेड मिस्टर जॉनसन और कैथरीन खुशी से अपनी टीम की तरफ भागते हैं उन्हें जीत की बधाई देने के लिए।
दूसरी तरफ इटली में शेल्वी जल्दी जल्दी में तैयार होती है और नीचे आती है जहां उसकी बहन चारों तरफ घूम रही थी और सभी मेड के साथ खेल रही थी। जैसे ही कनक शेल्वी को देखती है दौड़ते हुए उसके गले लग जाती है और फिर कहती है, दीदी आप उठ गए, आपको मुझे अपना रूम दिखाना था। मेरा रूम बहुत ही सुंदर है, बिल्कुल किसी परियों के रूम की तरह। उसमें बहुत सारे डॉल रखे हुए हैं और चारों तरफ स्टार लगे हुए हैं। मुझे बहुत पसंद आया अपना रूम। जब शेल्वी उसकी खुशी से आवाज सुनती है वह भी खुश हो जाती है और कहती है, मेरी डॉल को डॉल ही तो कमरा दिया जाना चाहिए और मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें अपना रूम पसंद आया। अब चलो जल्दी से ब्रेकफास्ट करो, फिर मुझे कॉलेज भी जाना है। कनक जोर जोर से अपना सिर हिलाती है और कहती है, हाँ दीदी चलिए। वह दोनों जल्दी ही अपना ब्रेकफास्ट फिनिश्ड करती हैं। फिर कनक को रेडी करके शेल्वी उसे स्कूल भेज देती है और वह जल्दी से अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। जब कॉलेज पहुंचती है तो देखती है कि आज लगभग पूरा कॉलेज ही खाली था। कॉलेज में कुछ ही लोग दिखाई दे रहे थे। जब शेल्वी पूरे कॉलेज को खाली देखती है तो कंफ्यूजन से चारों तरफ देखती है और फिर मन ही मन कहती है, क्या आज कॉलेज बंद है? जो आज कोई भी कॉलेज नहीं आया है, पर मुझे तो किसी ने इन्फॉर्म ही नहीं किया। ऐसे ही सोचते हुए शेल्वी कॉलेज में एंटर करती है। कुछ देर और चलने के बाद उसे सामने ही टीवी चलती हुई दिखाई दे जाती है जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी और सामने फुटबॉल चल रहा था। जब शेल्वी सामने देखती है तो उसे सब कुछ समझ में आ जाता है कि आज पूरा कॉलेज खाली क्यों है और वह नाम में सिर लाते हुए कहती है, लोगों को हो क्या गया है? इस घटिया इंसान का मैच देखने के लिए उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है। सच में ये लोग बिल्कुल पागल हो चुके हैं। यही बढ़ते हुए शेल्वी जैसे ही पीछे मुड़ने ही वाली होती है कि उसकी नज़र टीवी स्क्रीन के नज़ारे पर थम जाती है जहां पर एक लड़का एक लड़की को कमर से थामे खड़ा हुआ था और उस लड़की की आंखें बंद थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह काफी डरी हुई है। वही वह लड़का भी उसके चेहरे को ध्यान से देख रहा था। ये और कोई नहीं क्रिस्टोफर और कैथरीन थी। दरअसल जब कैथरीन और मिस्टर जॉनसन उन्हें बधाई देने आ रहे थे तभी अचानक से एक अपोजिट टीम के मेंबर ने गुस्से में आकर उनकी तरह फुटबॉल फेंक दी जो कि कैथरीन को लगने वाली थी। पर इत्तेफाक से क्रिस्टोफर वहीं पर खड़ा था। जैसे ही वह देखता है कि फुटबॉल कैथरीन को लगने वाली थी वह जल्दी से रिएक्ट करता है और कैथरीन को अपनी तरफ खींच लेता है, पर पैर फिसलने के कारण कैथरीन गिरने ही वाली थी कि क्रिस्टोफर उसे अपनी बाहों में थाम लेता है और यही नज़ारा वहां लगे सभी कैमरे जूम करके रिकॉर्ड करने लगते हैं और बार बार उसी सीन को टीवी पर अलग अलग एंगल से रिप्ले करने लगते हैं। जब शेल्वी इस नज़ारे को देखती है तो उसके चेहरे पर एक कड़वाहट बड़ी मुस्कान छा जाती है और वह अपने मुंह में बुदाबुदाते बताते हुए कहती है, ये घटिया इंसान मुझे हिदायत दे रहा था कि मैं किसी और से रिलेशनशिप नहीं रख सकती, ना ही किसी लड़के से दोस्ती कर सकती हूँ। मुझे सभी लड़कों से दूर रहना होगा और अब खुद वहाँ जाकर लड़कियों के साथ मजे कर रहा है। जब ये पहले से ही रिलेशनशिप में है तो भला इसको क्या हक बनता है कि वह मुझे किसी के साथ रिलेशनशिप रखने से रोक सके? खुद तो दूसरी लड़कियों के साथ रिलेशनशिप रखकर रंगरलिया कर रहा है और मुझे कैरेक्टरलेस कहता है। इसे पहले खुद के अंदर देख लेना चाहिए कि कितना गिरा हुआ इंसान है जो शादीशुदा होते हुए भी खुले आम लड़कियों के साथ रोमांस करता फिर रहा है और मुझे लड़कों से दूर रहने की नसीहत देता है। इतना कहते कहते शेल्वी के चेहरे पर गुस्सा और नफरत साफ दिखाई देने लगती है और वह आगे गुस्से से कहती है, मुझे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम किसी के साथ भी रिलेशनशिप रखो, लेकिन अब अगर तुमने मेरे मामलों पर दखल दिया तो इसका अंजाम सच में अच्छा नहीं होगा। ये कहते हुए शेल्वी अपनी नज़रों को टीवी स्क्रीन से हटा लेती है और तेज कदमों के साथ अपनी क्लासरूम की तरफ चली जाती है। अब वह और क्रिस्टोफर के बारे में सोचकर अपने आप को तकलीफ नहीं देना चाहती थी। वही इटली के खूबसूरत विला में एक शानदार विला जो कि यूरोपियन स्टाइल से बना हुआ था, वह पूरे तरीके से वाइट कलर का था। चारों तरफ सुंदर बगीचे थे जिनमें न जाने कितने फूल लगे हुए थे। चारों तरफ हरा भरा माहौल था। उसी विला के छत में एक चॉपर लैंड होता है जिसमें से एक बेहद हैंडसम इंसान बाहर आता है। उसने पूरी तरीके से ब्लैक आउटफिट पहना हुआ था और आंखों में ब्लैक सनग्लास लगाए हुए थे। उसके चारों तरफ का ऑरा काफी खतरनाक था। उसका चेहरा बिल्कुल कसा हुआ पत्थर की तरह कठोर था। चौपर की हवा से उड़ते हुए उसके बाल जब उसके माथे को छूते थे तो वह और भी ज्यादा हैंडसम लगता था। कानों में चमकते हुए डायमंड उसकी खूबसूरती को और चार चांद
लगाते थे। वह किसी डेविल किंग की तरह आगे बढ़ते हुए आ रहा था। उसके चारों तरफ उसके बॉडीगार्ड हाथों में हाईटेक हथियार लिए उसी के साथ आगे बढ़ रहे थे। ये और कोई नहीं साइमन था, जो कि इटली आ चुका था अपने बदले को लेने के लिए, या यूं कहें अपने मिशन को अंजाम देने के लिए। जैसे ही वह विला में आता है, वह सबसे पहले विला के बेसमेंट में जाता है, जहां पर एक इंसान जंजीरों से बंधा हुआ था और कुछ बॉडीगार्ड उसे एक बेल्ट से मारने का काम कर रहे थे। उससे उसकी स्किन भी जहां तहां से निकली हुई थी, चारों तरफ खून ही खून पसरा हुआ था। जैसे ही साइमन उस रूम में पहुंचता है तो वह बॉडीगार्ड रुक जाते हैं और साइड में खड़े हो जाते हैं। वही साइमन उस आदमी के सामने खड़ा हो जाता है और फिर अपनी तेज आवाज में गरजते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम मुझे धोखा दोगे और मुझसे बचाओगे? इतना कहते ही साइमन ने सामने रखे चाकू को उठाया और धीरे धीरे करके उसके हाथों में चुभने लगा, जिससे उस आदमी की एक तेज चीज पूरी कमरे में गूंज गई और वह गिड़गिड़ाते हुए उससे कहने लगा, प्लीज सर मुझे छोड़ दीजिए, मैं मजबूर था, मुझे ऐसा करने के लिए कहा गया था, नहीं तो वह मेरे बीवी बच्चों को मार देते, मुझे छोड़ दीजिए। साइमन बेहद गुस्से में कहता है, अगर उन लोगों ने तुम्हें मजबूर किया था तो तुम्हें किसी ना किसी तरीके से ये खबर हम तक पहुंचाने चाहिए थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। इससे साफ पता चलता है कि तुम हमारे साथ रहने के काबिल नहीं हो, तुम्हारे अंदर वो काबिलियत नहीं है जो हमारे हर एक गैंग मेंबर के पास होनी चाहिए, और यही सबसे बड़ी तुम्हारी गलती है और कमी भी, जो कि साइमन किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं कर सकता और ना ही मैं किसी भी गलती को माफ कर सकता है। कैसी भी सिचुएशन तुम्हारे पास रही हो, लेकिन तुम्हें मेरी जासूसी नहीं करनी चाहिए थी। इतना कहते ही साइमन ने अपने हाथ में पकड़े हुए चाकू को उसके सीने में धंसा दिया और कुछ ही पलों में उस कमरे में पूरी तरह सन्नाटा छा गया। साइमन अपने पॉकेट से रुमाल निकालकर अपने हाथों में लगे खून के धब्बों को पोंछते हुए बाहर निकलता है तो उसे सामने एक बुजुर्ग आदमी दिखाई दिया, जिसकी उम्र लगभग 50 से 55 साल की थी। उसने कुछ हल्के आसमानी कलर के कपड़े पहने हुए थे। देखने से वह बिल्कुल ही साधारण इंसान लग रहा था, जो कि दरअसल था नहीं। वह आते ही खुशी से साइमन के गले लग गया और कहता है, वेलकम बैक साइमन, तुम्हारा इटली में स्वागत है। और तुम आते ही यह किस छोटे मोटे काम में लग गए? तुम तो बड़े बड़े कामों के लिए बने हो। शेर कभी छोटे मोटे शिकार नहीं करता है। यह एशिया का सबसे बड़ा माफिया रॉबर्ट था। यह वही इंसान था जिसके लिए साइमन को माफिया वर्ल्ड में भेजा गया था। हालांकि साइमन को भेजा तो इसका खात्मा करने के लिए गया था, लेकिन उसके साथ ऐसा कुछ हुआ जिसके कारण साइमन जिन्होंने उसे भेजा था वह उन लोगों के खिलाफ बगावत कर दी। अब है वह बागी बनकर उन सब से अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेना चाहता है, जिसके लिए उसने रॉबर्ट से हाथ मिला लिया और यहाँ इटली दोबारा आया है उन सभी से बदला लेने के लिए और अपने मिशन को अंजाम देने के लिए। नोट: जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी आपको पता चलेगा कि साइमन के साथ आखिर हुआ क्या था जिसके कारण वह बागी बन गया। बैक टू स्टोरी। वही साइमन अपने उसी सख्त चेहरे के साथ कहता है, मुझे अपने दुश्मनों को अपने हाथों से सजा देना ज्यादा अच्छा लगता है, और शिकार चाहे छोटा हो या बड़ा, शिकार शिकार ही होता है और शेर कभी भी अपना शिकार नहीं छोड़ता। इतना कहते ही साइमन तेज कदमों के साथ आगे बढ़ जाता है। साइमन रॉबर्ट पर इतना खास तवज्जो नहीं देता है, पर रॉबर्ट उसकी इस इग्नोरेंस को ज्यादा माइंड नहीं करता है, क्योंकि उसे पता था कि साइमन का ऐसा ही स्वभाव है। वह हर किसी के साथ इतना ही सख्त और रूड व्यवहार करता है। पर रॉबर्ट को साइमन की सख्त जरूरत थी। वक्त के साथ साथ रॉबर्ट अब बूढ़ा हो चुका था और उसकी पकड़ भी अब माफिया वर्ल्ड में कमजोर होने लगी थी। वहीं साइमन एक उभरता हुआ बहुत खतरनाक माफिया लीडर, जिसके एक इशारे पर कोई भी काम करने को तैयार हो जाता था। इसलिए रॉबर्ट किसी भी हाल में साइमन को अपनी तरफ रखना चाहता था। इसीलिए वह साइमन की एक बात को मान लेता था और उसके इग्नोरेंस पर भी वह ज्यादा ध्यान नहीं देता था। वहां से साइमन निकालकर एक कमरे में आ जाता है, जो कि पूरी तरह से अंधेरे से ढका हुआ था। वहां सिर्फ एक डिम लाइट जल रही थी, जिससे हल्का हल्का प्रकाश हो रहा था। उस डिम प्रकाश में चारों तरफ उस कमरे में केवल कुछ लोगों की तस्वीरें ही दिखाई दे रही थी। उन तस्वीरों के सामने खड़े होकर साइमन काफी देर तक उन्हें देखता रहता है। उसके चेहरे से अभी पता नहीं चल रहा था कि वह इस वक्त दुख है या खुश है, लेकिन एक्सप्रेशन काफी डरावने और कठोर थे। वह उन तस्वीरों को देखते हुए पता नहीं किस सोच में गुम था। दूसरी तरफ फ्रांस में
वही क्रिस्टोफर अपने सेमीफाइनल मैच को जीतने के बाद तुरंत ही इटली के लिए रवाना हो जाता है। उसके साथ ही जस्टिन भी चल देता है। क्रिस्टोफर और वक्त यहाँ बर्बाद नहीं करना चाहता था क्योंकि उसे इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी कि साइमन इटली वापस आ चुका है और उसने अपनी प्लानिंग शुरू कर दी है। इसलिए क्रिस्टोफर को भी एक्स्ट्रा अलर्ट रहने की जरूरत थी। साथ ही उसे अब सिक्योरिटी और भी ज्यादा बढ़ाने की जरूरत थी क्योंकि उसे पता था साइमन कहीं ना कहीं सबसे पहले उसकी इन्फॉर्मेशन और उसकी हिडन आइडेंटिटी के बारे में इन्वेस्टिगेशन करेगा, जो कि उसके लिए बिल्कुल सही नहीं था। इसीलिए वह जल्द से जल्द फ्रांस से रवाना हो चुका था। क्रिस्टोफर ने जल्दी से एडम को फोन लगाया और उसे कहा, एडम जब मैं वहां आऊं तो तुम मुझे साइमन की पूरी इन्फॉर्मेशन लाकर जल्द से जल्द दो और साथ ही अपने साथियों को तैयार कर दो और अपनी बेहतरीन जासूसों को चारों तरफ फैला दो। मुझे इटली में होने वाले हर एक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े इवेंट की खास जानकारी चाहिए। किसी भी हाल में कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि इस जंग में किसी भी मासूम की जान जाए, इसलिए जितनी भी जरूरी फोर्स लगे सबको तैनात कर दो और सबको अलर्ट कर दो। मैं बहुत जल्द इटली पहुंच रहा हूं। इतना कहकर क्रिस्टोफर फोन कॉल को काट कर देता है। सुबह का वक्त इटली में शेल्वी सुबह उठकर कॉलेज के लिए तैयार होने वाली थी कि तभी उसे एक फोन कॉल आता है। दरअसल कल कॉलेज जाते वक्त उसने शेरा से कहा था कि उसका फोन उसे वापस चाहिए, जो कि क्रिस्टोफर ने ही उससे ले लिया था और उसकी वही पुरानी सिम उसे वापस चाहिए क्योंकि मिलान फैशन वीक के फॉर्म में उसने अपना वही पुराना नंबर ही डाला था। क्योंकि उसके पास कोई नया नंबर था ही नहीं, इसलिए वह अपना पुराना नंबर ही वापस चाहती थी। शेरा ने तुरंत क्रिस्टोफर को फोन लगाया और उसे इजाजत मांगी कि क्या वह शेल्वी को उसका फोन दे दे। क्रिस्टोफर ने भी उसे इजाजत दे दी थी उसका फोन वापस करने के लिए, पर उससे पहले उसने उस फोन में ट्रैकिंग डिवाइस और कुछ ऐसे हिडन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवा दिए थे जिससे वह शेल्वी की हर एक एक्टिविटीज पर नजर रह सके। बैक टू स्टोरी। जब शेल्वी फोन कॉल को देखती है तो उसमें अननोन नंबर शो हो रहा था, तो वह फोन कॉल उठा लेती है। तब से पता चलता है कि यह फोन कॉल उसे मिलान फैशन वीक से आया है। उसका आज ही क्वालिफाइंग नेचर का कंपटीशन था जिसमें वह अगर पास हो जाएगी तो उसे नेक्स्ट राउंड के लिए चुन लिया जाएगा, जिसमें वह एक्चुअल कंपटीशन में एंटर कर पाएगी। जैसे ही शेल्वी उनकी बात सुनती है वह खुशी से उछल पड़ती है पर फिर वह जल्दी से अपनी खुशी को कंट्रोल करते हुए प्रोफेशनली उन्हें जवाब देती है, ठीक है, मैं आज ही सिटी सेंट्रल हॉल टाइम से पहुंच जाऊंगी। और इतना कहकर वह फोन कॉल को काट कर देती है। फिर जल्दी से तैयार होकर वह नीचे आ जाती है। जब वह नीचे आती है तो देखती है कि कनक पहले से ही डाइनिंग रूम में बैठी हुई थी और ब्रेकफास्ट कर रही थी। वह भी जल्दी से आकर कनक को ज्वाइन करती है और उसके साथ खुशी खुशी उसके साथ ब्रेकफास्ट करने लगती है। थोड़ी देर में शेल्वी ब्रेकफास्ट करके जल्दी से निकल जाती है और अपनी कंपटीशन वैल्यू में सिटी सेंट्रल हॉल पहुंच जाती है। जब शेल्वी वहां पहुंचती है तो देखती है चारों तरफ लोगों की भीड़ लगी हुई है। ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरा मिलान शहर यही आ गया हो। सभी अपने अपने काम में मसरूफ थे, सब अपनी डिजाइन को और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे थे। जब शेल्वी इतने लोगों को वहां देखती है तो वह थोड़ी सी घबरा जाती है और उसे मन ही मन डर लगने लगता है कि इतने सारे लोगों के होते हुए क्या वह इस कंपटीशन को क्वालिफाई कर ही पाएगी, क्योंकि इनमें से ज्यादातर लोग बहुत ही प्रोफेशनल डिजाइनर हैं जिन्होंने सालों तक डिजाइनिंग कोर्स किया है और कुछ तो न जाने कितने कंपटीशन पहले ही जीत चुके हैं। जब बड़े बड़े डिजाइनर को वह वहां देखती है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा गिर जाता है, पर फिर वह अपने आप को संभालते हुए खुद को ही दिलासा देती है और कहती है कि कोई बात नहीं, एक बार कोशिश जरूर करनी चाहिए, इससे कुछ तो सीखने को जरूर मिलेगा। हो सकता है कि इस बार मैं सफल ना हो, पर एकली मैं यहाँ से कुछ तो सीख कर जाऊंगी और इन बड़े प्रोफेशनल डिजाइनर से कुछ तो नॉलेज गेन कर ही लूंगी। इतना सोच कर शेल्वी अपने कदमों को आगे बढ़ा देती है। इनमें से ज्यादातर लोग बहुत ही प्रोफेशनल डिजाइनर हैं जिन्होंने सालों तक डिजाइनिंग कोर्स किया है और कुछ तो न जाने कितने कंपटीशन पहले ही जीत चुके हैं। जब बड़े बड़े डिजाइनर को वह वहां देखती है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा गिर जाता है, पर फिर वह अपने आप को संभालते हुए खुद को ही दिलासा देती है और कहती है कि कोई बात नहीं, एक बार कोशिश जरूर करनी चाहिए, इससे कुछ तो सीखने को जरूर मिलेगा। हो सकता है कि इस बार मैं सफल ना हो, पर एकली मैं
यहाँ से कुछ तो सीख कर जाऊंगी और इन बड़े प्रोफेशनल डिजाइनर से कुछ तो नॉलेज गेन कर ही लूंगी, इतना सोच कर शेल्वी अपने कदमों को आगे बढ़ा देती है। वह कुछ दूर आगे जाती है कि उसे अचानक से एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई देता है, जिसे देखकर सभी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वह भौचकी होकर उस चेहरे को देखती रह जाती है और फिर अपने मुंह में बुदबुदाते हुए कहती है, नहीं ये कैसे हो सकता है, यह मेरा भ्रम होगा। शेल्वी अपनी आंखों को मालती है और फिर जब वापस खोलती है तो उसे फिर वही जाना पहचाना चेहरा वापस दिखाई देता है और शेल्वी धीरे से उसका नाम लेती है। रवीना इस वक्त इटली में है और यहाँ मिलान फैशन वीक में। रवीना यहाँ क्या कर रही है, कहीं वह भी तो इस कंपटीशन में हिस्सा लेने तो नहीं आई है। जैसे ही यह ख्याल उसके मन में आता है, शेल्वी थोड़ी सी परेशान हो जाती है और फिर अपने मन ही मन सोचती है कि अगर रवीना यहाँ आई है तो इसका मतलब वह भी उसके साथ यहाँ आकाश भी आया होगा। और जैसे ही उसके मन में ये ख्याल आता है, शेल्वी थोड़ी सी घबरा जाती है, लेकिन फिर अपने चेहरे की घबराहट को छुपाते हुए जल्दी ही वह दूसरी तरफ अपने चेहरे को घुमाकर अपने डायरेक्शन को बदल देती है, क्योंकि इस वक्त शेल्वी बिल्कुल भी उस लड़की से मिलना नहीं चाहती थी और ना ही किसी के बारे में सोचना चाहती थी। शेल्वी को सब कुछ याद आ रहा था कि कैसे रवीना ने उसका सब कुछ उससे छीन लिया था और उसे इतना मजबूर कर दिया था कि उसे इंडिया को छोड़कर इटली में आना पड़ा। लेकिन अब वह इटली भी आ चुकी है उसकी जिंदगी में वापस, लेकिन इस बार वह अपने साथ कोई भी नाइंसाफी नहीं होने देगी। अगर रवीना ने दोबारा उसके साथ कुछ भी वैसा किया जैसे उसने पहले किया था, रवीना की वजह से उसने अपना सबसे अच्छा दोस्त और अपना पहला प्यार भी खो दिया। इसी दुख के कारण वह इंडिया छोड़कर इटली आ गई थी। एक बार फिर उसके सामने वही सब कुछ आ चुका था, लेकिन इस बार वह कमजोर नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब वह आकाश को भूल चुकी है। वह सिर्फ एक अच्छा दोस्त हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा और कुछ नहीं। अगर इस बार रवीना ने उसके साथ कुछ भी किया तो वह उसका मुंह तोड़ जवाब देती देगी। इतना सोचते सोचते उसके चेहरे पर रवीना के लिए गुस्सा दिखाई देने लगता है, पर फिर वह इन सभी ख्यालों को जल्दी से अपने दिमाग से झटक कर शेल्वी अपने कंपटीशन रिवेन्यू में पहुंच जाती है। वह भी जल्दी से एक टेबल को पकड़ लेती है और इसमें अपने सभी सामान को जमाने लगती है। इस वक्त वह कुछ और नहीं सोचना चाहती थी, वह पूरी फोकस के साथ अपने डिजाइन को डिजाइन करना चाहती थी। हालांकि उसको ज्यादा समय नहीं मिला था, उसका ज्यादातर समय क्रिस्टोफर की वजह से पहले ही खराब हो चुका था, पर फिर भी उसने जो भी पहले डिजाइन बनाई हुई थी और कुछ अभी उसने हाल ही में तैयार की थी, उन सबको एक साथ इकट्ठा कर वह यहाँ लेकर आई थी ताकि वह कुछ अलग और यूं ही बना सके। थोड़ी ही देर में कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है और सभी अपनी अपनी डिजाइन को बनाना शुरू कर देते हैं। सभी बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से अपने काम को करने में लगे हुए थे। दूसरी तरफ शेल्वी भी अपने साथ लाए इक्विपमेंट से अपने डिजाइन को रिपेयर करने में लगी हुई थी। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार शेल्वी का डिजाइन कंप्लीट हो जाता है और साथ ही साथ कंपटीशन का समय भी खत्म हो जाता है। शेल्वी इस वक्त अपने चेहरे से काफी ज्यादा सेटिस्फाई लग रही थी, मानो उसकी डिजाइन जैसे उसने सोची थी वैसी ही बनी हो। और फिर वह खुशी से अपने डिजाइन के सैंपल को सबमिट कर देती है और फिर वहां से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ वही इटली के एयरपोर्ट पर एक की फ्लाइट की अनाउंसमेंट होती है और कुछ ही देर में एक फ्लाइट लैंड होती है। शेरा और उसके बाकी सभी गार्ड्स जो कि इटली में थे वह सभी रेडी हो जाते हैं। उसकी सुरक्षा के लिए पूरे एयरपोर्ट को खाली कर दिया गया था ताकि कोई भी क्रिस्टोफर को डिस्टर्ब ना कर सके। वही क्रिस्टोफर पूरे रॉब के साथ अपने दोनों हाथों को अपने पॉकेट के जेब में डाले हुए लंबे कदमों के साथ चला आ रहा था। साथ ही उसके केविन और जस्टिन भी थे जो उसे फॉलो कर रहे थे। क्रिस्टोफर आते ही सबसे पहले शेरा से अब तक जो कुछ भी हुआ उसकी इन्फॉर्मेशन मांगता है और साथ ही वह जल्दी से गाड़ी में बैठ जाता है और उसे विला की तरह ले जाने के लिए कहता है। कुछ ही देर में क्रिस्टोफर विला में एंटर करता है। वह जैसे ही हॉल में आता है तभी उसे महसूस होता है कि कुछ बहुत ही मुलायम सा उसके पैर से टकरा कर गिर चुका है। जब वह अपनी आंखों को नीचे करता है तो उसे सामने एक छोटी सी बच्ची दिखाई देती है जिसके आंखों में इस वक्त ढेर सारा आंसू थे और वह अपने आंसू भरी निगाहों से क्रिस्टोफर की तरफ देख रही थी। जब क्रिस्टोफर अपने सामने एक छोटी सी बच्ची को देखता है तो वह अपनी आंखें छोटी कर सबसे पहले उसे घूरता है और फिर अपनी गहरी आवाज में पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्रिस्टोफर के इस तरह से पूछने पर कनक
बिल्कुल डर जाती है और उसके मुंह से एक भी आवाज नहीं निकलती। तभी जल्दी से क्रिस्टीना दौड़ते हुए वहां आती है और सर झुकाकर क्रिस्टोफर को एक्सप्लेन करने लगती है कि यह मैडम की छोटी बहन है और इन्हें मैडम कल अपने साथ लेकर आई हैं और अब कनक यहीं इसी विला में रहती है। क्रिस्टोफर अभी तक जो कनक को देख रहा था, अब उसकी पहली नज़र क्रिस्टीना पर चली जाती है और फिर क्रिस्टोफर उससे पूछता है तुम्हारी मैडम कहाँ है। क्रिस्टीना जवाब देती है मैडम का आज फैशन डिज़ाइन का कंपटीशन है, वह वही गई है। जवाब में क्रिस्टोफर कुछ नहीं कहता, वह फिर से कनक की तरफ देखने लगता है और फिर अपने हाथों से क्रिस्टीना को वहां से जाने का इशारा कर देता है। क्रिस्टीना सर झुकाए वहां से चली जाती है। जैसे ही क्रिस्टीना वहां से जाती है, कनक और भी ज्यादा डर जाती है और अब उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, अब धीरे धीरे सिसकने लगती है। क्रिस्टोफर अपने कदमों को कनक की तरह बढ़ाकर अपने पैर के पंजों के बल उसके सामने बैठ जाता है और फिर उसकी तरफ देखते हुए पूछता है तुम हमेशा इसी तरह रोती हो। जवाब में कनक थोड़ी देर चुप रहती है, फिर धीरे से नहीं में सिर हिला देती है। तो फिर तुम अभी क्यों रो रही हो, तो फिर उसे पूछता है। कनक रोते हुए ही जवाब देती है क्योंकि आप मुझे डरा रहे हैं। क्रिस्टोफर उसे कहता है पर मैंने तो अभी तक कुछ कहा ही नहीं, फिर तुम डर क्यों रही हो, इसका मतलब तुम बहुत ही डरपोक लड़की हो जो किसी से को देखने मात्र से डर जाती है। जब कनक अपने लिए डरपोक शब्द सुनती है तो वह जल्दी से अपने सिर को ना में हिलाते हुए कहती है नहीं नहीं, मैं डरपोक लड़की नहीं हूँ, वह तो मैं बस थोड़ा सा डर गई थी, आपने मुझे डरा दिया था, नहीं तो मैं किसी से भी नहीं डरती। दीदी कहती है मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, बिल्कुल उनकी तरह। जैसे ही क्रिस्टोफर सुनता है कि वह उसकी दीदी की तरह स्ट्रांग है तो उसके चेहरे पर एक तिरछी एविल स्माइल छा जाती है और फिर क्रिस्टोफर कहता है तुम्हारी दीदी तुमसे झूठ बोलती है, वह बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है। बदले में कनक थोड़ा जोर से बोलती है नहीं नहीं, मेरी दीदी बहुत स्ट्रांग है, वह किसी से भी फाइट कर सकती है, बिल्कुल किसी सुपर वुमन की तरह। तभी क्रिस्टोफर कहता है तुमसे तुम्हारी दीदी सुपर वुमन है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, तुम मुझे जरूर एक छोटी खरगोश लगती हो। इतना कहकर क्रिस्टोफर उसके नाक में हल्के से टैप करता है जिससे कनक थोड़ी सी मुस्कुरा देती है। फिर क्रिस्टोफर कनक से कहता है चलो हमने इतनी सारी बात की है तो अब हम एक दूसरे से दोस्ती कर लेते हैं। कंफ्यूजन से कनक उसकी तरफ देखती है और फिर कहती है भला हम दोनों एक दूसरे के दोस्त कैसे बन सकते हैं, आप तो इतने बड़े हैं और मैं इतनी छोटी, तो भला हम दोनों कैसे दोस्त बनेंगे। जवाब में क्रिस्टोफर कहता है क्यों नहीं बन सकते, ये किसने कहा है कि छोटे बड़े से दोस्ती नहीं कर सकते है, चलो हम दोस्ती करके देखते हैं कि हम दोनों दोस्त बन सकते हैं या नहीं। इतना कहकर क्रिस्टोफर अपने हाथ को आगे बढ़ा देता है। कनक भी खुशी खुशी उसे हाथ मिलाते हुए कहती है हाँ ठीक है, तो हम दोनों आज से दोस्त हुए और मैं आपको बड्डी कहकर बुलाऊंगी। क्रिस्टोफर के चेहरे पर एक गहरी एविल स्माइल छा जाती है, मानो वह जो करना चाहता था वह हो चुका था और फिर वह अपनी उसी स्माइल के साथ उठता है और अपने ऊपर की तरफ आगे बढ़ जाता है और कनक वही खड़ी उसे आगे की ओर जाते हुए देख रही होती है और कंफ्यूजन से सोचती है कि यह ऊपर की तरह क्यों जा रहे हैं। तभी उसे पीछे से एक और आवाज सुनाई दे जाती है, वह ऊपर की तरफ इसलिए जा रहा है क्योंकि वह इसी घर में रहता है। जब कनक अपने पीछे से आवाज सुनती है तो पलटकर उसे देखती है तो वहां दो लोग खड़े थे, एक केविन था और दूसरा जस्टिन, और यह आवाज जस्टिन की तरह से आई थी। दरअसल जस्टिन कनक को कंफ्यूजन से क्रिस्टोफर को जाते हुए देखता है तो वह समझ जाता है कि इस वक्त कनक क्या सोच रही है, इसलिए वह उसे उसके कंफ्यूजन से बाहर लाते हुए उसे बता देता है कि क्यों क्रिस्टोफर ऊपर जा रहा है। जब कनक उन दोनों को देखती है तो उसके चेहरे पर स्माइल छा जाती है और वह खुशी खुशी दोनों को देखते हुए कहती है क्या आप दोनों भी मेरे दोस्त हो। बदले में जस्टिन भी खुशी से कहता है हाँ बिल्कुल हम आपके दोस्त हैं, और फिर वह दोनों आकर कनक के साथ बातें करने लगते हैं। शाम के वक्त जब शेल्वी घर आती है तो उसे सामने क्रिस्टोफर दिखाई देता है जो इस वक्त अपने लैपटॉप में बिजी था और उसके जस्ट बगल में कनक बैठी हुई थी जो अपने ड्राइंग शीट में कुछ कर रही होती है। कनक को क्रिस्टोफर के पास देखकर एक मिनट के लिए तो शेल्वी का दिल धक से रह गया, वह बहुत ही डर गई थी कि कहीं क्रिस्टोफर उसकी बहन को नुकसान ना पहुंचा दे। वह जल्दी से डरते हुए कनक के पास पहुंच जाती है और उसे ध्यान से देखने लगती है। वही साइड पर बैठा क्रिस्टोफर शेल्वी के हाव भाव को देख रहा था और जब वह शेल्वी के चेहरे पर घबराहट देखता
है तो उसके चेहरे पर एक खतरनाक इविल स्माइल आ जाती है। वही शेल्वी घबराहट से कनक से पूछती है, तुम ठीक तो हो ना, और तुम यहाँ क्यों बैठी हो? मैंने कहा था ना कि तुम अपने कमरे में रहोगी, फिर बाहर क्यों आई? कनक अपनी मासूम आवाज में कहती है, दीदी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं तो यहाँ पर अपने दोस्त के साथ बैठी हुई हूँ। जब शेल्वी कनक उसके मुंह से दोस्त शब्द सुनती है तो वह कंफ्यूजन से उसकी तरफ देखने लगती है। तो कनक एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहती है, अरे ये है ना। वह क्रिस्टोफर की तरफ इशारा करते हुए कहती है, ये मेरे अभी अभी मेरे दोस्त बने हैं और हम दोनों एक दूसरे को बड्डी बुलाते हैं और मेरे दो और दोस्त हैं। इसके बाद वह केविन और जस्टिन की तरफ इशारा कर देती है जो कि बगल के सोफे पर बैठे हुए थे। शेल्वी जब क्रिस्टोफर की तरफ देखती है तो उसके चेहरे पर एक हल्की स्माइल थी, पर वह उसकी क्रिपी स्माइल बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रही थी। उसकी वह स्माइल उसे ना जाने क्यों चुभ रही थी, जैसे क्रिस्टोफर के दिमाग में कुछ तो बहुत बुरा चल रहा है। शेल्वी क्रिस्टोफर को घूरते हुए मन ही मन कहती है, अगर तुम्हारे मन में कुछ बुरा चल रहा है मेरी बहन के लिए, अगर उसके साथ कुछ भी पूरा हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुझको तुम्हारे लिए सही यही होगा कि तुम मेरी बहन से दूर रहना। इतना सोचते सोचते हुए क्रिस्टोफर को पूरी तरीके से उड़ने लगती है और बदले में कुछ तो फिर भी उसे उसी तरीके से घूर रहा था। क्रिस्टोफर और शेल्वी एक दूसरे को घूरने में बिजी ही होते हैं कि कुछ ही देर में क्रिस्टीना वहां आ जाती है। सभी के लिए चाय नाश्ता देने लगती है, पर उसकी नज़र आज झुकी हुई थी। उसने एक बार भी सर उठाकर किसी को नहीं देखा, यहाँ तक कि उसने शेल्वी तक को नहीं देखा। वह जल्दी से सबको चाय देकर वहां से चली जाती है जैसे वह किसी से भाग रही हो। वहीं बैठा जस्टिन उसकी सभी हरकतों को नोट कर रहा था और अपनी तीखी नजरों से उसे ही देख रहा था। इस वक्त जस्टिन की आंखों में क्रिस्टीना के लिए गुस्सा साफ देखा जा सकता है। वही क्रिस्टीना का झुका हुआ सर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते हो और दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है। जस्टिन लगातार उसको घूर तो रहा था, पर वह उसे एक भी शब्द नहीं कहता है। वही क्रिस्टीना जस्टिन से नजरें चुराते हुए उसे इग्नोर करते हुए जल्दी से किचन की तरफ चली जाती है। शेल्वी भी कनक का हाथ पकड़ती है और फिर कहती है, अच्छा ठीक है, अब बहुत हुई ड्राइंग, अब चलो मेरे साथ अपने कमरे में, अब बाकी की ड्राइंग वहां करना। इतना कहते ही शेल्वी कनक को खींचते हुए वहां से ले जाती है। जब क्रिस्टोफर शेल्वी को कनक को खींचते वहां से ले जाते हुए देखता है तो उसका चेहरे जो अभी तक शांत और भावहीन था, अब उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान छा जाती है और वह अपनी उसी स्माइल के साथ शेल्वी को पीछे से जाते हुए देखता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके दिमाग में कुछ तो बड़ा चल रहा है। थोड़ी देर क्रिस्टोफर और जस्टिन एक दूसरे से बात करते हैं। इसके बाद जस्टिन वहां से चला जाता है और क्रिस्टोफर अपने कदमों को अपने कमरे की तरफ बढ़ा देता है। जब वह कमरे में पहुंचता है तो उसे सामने ही शेल्वी दिखाई देती है जो कि अपने फोन में कुछ कर रही थी। क्रिस्टोफर अपने धीरे कदमों के साथ उसके पास जाता है और उसके सामने खड़ा हो जाता है। शेल्वी को जब महसूस होता है कि उसके आसपास कोई खड़ा है तो वह अपनी नजरों को ऊपर उठाकर देती है तो उसे सामने ही क्रिस्टोफर दिखाई देता है जो उसे ही देख जा रहा था। उन दोनों के बीच कुछ देर तक यूं ही शांति बनी रहती है। दोनों ही एक दूसरे से कुछ नहीं कहते। फिर क्रिस्टोफर अपनी रौबदार आवाज में कहता है, 10 मिनट है तुम्हारे पास, 10 मिनट में मुझे तुम रेडी चाहिए। इतना कहकर क्रिस्टोफर मुड़कर जाने ही वाला था कि शेल्वी उससे पूछती है, हम कहाँ जा रहे हैं और मुझे 10 मिनट में क्यों तैयार होना है? जवाब में क्रिस्टोफर कहता है, तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है, तुम बस तैयार हो जाओ, 10 मिनट में हमें जाना है। इतना कहकर क्रिस्टोफर बिना शेल्वी की बात सुने कमरे से बाहर निकल जाता है। पीछे शेल्वी खड़ी ही रहती है उसे पीछे से जाते देखते हुए। तभी कमरे में क्रिस्टीना आती है और कहती है, हेलो मैडम, मुझे सर ने कहा है कि आपको तैयार करना है। शेल्वी उसकी बात पर हमें सिर हिला देती है और फिर उसके साथ रेडी होने लगती है। जब शेल्वी तैयार हो रही थी तो वह नोटिस करती है कि क्रिस्टीना आज कुछ ज्यादा ही चुप है, कुछ बोल नहीं रही है। तो शेल्वी उससे पूछ लेती है कि क्या हुआ क्रिस्टीना, तुम आज इतनी चुप क्यों हो, कुछ हुआ है क्या? जवाब में क्रिस्टीना कहती है, नहीं मैडम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं चुप कहाँ हूँ, मैं तो आपसे बातें कर रही हूँ। वह बस मैं आपको तैयार करने में कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रही थी, इसलिए कुछ बोल नहीं पाई। क्रिस्टीना इस तरह से बोलने पर शेल्वी समझ जाती है वह कुछ बताना नहीं चाहती, इसलिए आगे शेल्वी उसे ज्यादा जोर नहीं देती कुछ भी बताने के लिए।
10 मिनट बाद शेल्वी बिल्कुल तैयार हो जाती है। उसने इस वक्त एक हल्के पिंक कलर का गाउन पहना हुआ था जिसमें सिल्वर से कारीगरी की गई थी। वाइट कलर के छोटे छोटे डायमंड लगे हुए थे जो लाइट की रोशनी में बहुत ज्यादा चमक रहे थे। इस ड्रेस को क्रिस्टोफर ने खुद ही दिया था क्रिस्टीना को शेल्वी को तैयार करने के लिए। शेल्वी ने ज्यादा मेकअप नहीं किया था, उसने लाइट मेकअप किया और आंखों में गहरा काजल लगाया था जिसमें वह बहुत ही प्यारी लग रही थी। जब क्रिस्टीना शेल्वी को तैयार करके सेटिस्फाई हो जाती है तो फिर वह कहती है, चलिए मैडम, सर आपका वेट कर रहे होंगे। शेल्वी हाँ में सिर हिलाती है और फिर क्रिस्टीना के साथ नीचे की ओर चल देती है। वही क्रिस्टोफर बिल्कुल तैयार हो चुका था और शेल्वी का ही नीचे इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसकी नज़र शेल्वी पर पड़ती है वह उसे देखता ही रह जाता है और फिर उसके मुंह से अचानक ही निकल जाता है परफेक्ट, जो उसके बगल में खड़ा केविन भी सुन लेता है और धीरे धीरे मुस्कुराने लगता है। पर फिर जल्दी ही वह अपनी मुस्कान को छुपा लेता है क्योंकि अगर क्रिस्टोफर ने उसकी मुस्कान देख ली तो आज उसका आखिरी दिन होगा इस धरती पर। इसलिए वह फिर से अपने चेहरे के भाव को बिल्कुल क्रिस्टोफर की तरह सख्त कर लेता है। शेल्वी धीरे कदमों के साथ नीचे धरती है और क्रिस्टोफर के सामने आकर खड़ी हो जाती है। वही क्रिस्टोफर शेल्वी के नीचे आने तक उसे लगातार घूमता ही रहता है, जिसे शेल्वी भी महसूस कर रही थी और वह थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी फील कर रही थी क्योंकि क्रिस्टोफर की तीखी नजरों को वह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे क्रिस्टोफर अपनी इन गहरी नजरों से उसके अंदर तक देख पा रहा हो। क्रिस्टोफर जब शेल्वी के चेहरे पर अनकंफर्टेबल भरे भाव देखता है तो उसे अपने कठोर चेहरे के साथ कहता है, चलो। फिर वह मुड़कर आगे की तरफ अपने तेज कदमों से चल देता है। करीब आधे घंटे बाद एक चमचमाती लिमोजिन एक शानदार 7 स्टार होटल के सामने रुकती है। साथ ही उसके साथ 4-5 गाड़ियां और रुकती हैं और उनमें से सबसे पहले बहुत सारे बॉडीगार्ड निकालते हैं जो आसपास के एरिया को खाली करते हैं और फिर एक बॉडीगार्ड आकर बीच वाली गाड़ी के सामने खड़ा हो जाता है और गाड़ी के गेट को खोलता है। वही गाड़ी के अंदर क्रिस्टोफर और शेल्वी बिल्कुल शांत एक दूसरे से अपोजिट दिशा की ओर देखते हुए बैठे थे। जैसे ही कार रुकती है क्रिस्टोफर पीछे से 2 मास्क निकालता है और एक मास्क को शेल्वी को दे देता है और दूसरे मास्क को वह खुद लगा लेता है और फिर बिना एक शब्द बोले कार से उतर जाता है। वही शेल्वी कंफ्यूजन से कभी क्रिस्टोफर को देखती तो कभी उस मास्को को, पर वह पूछ नहीं सकती थी क्योंकि क्रिस्टोफर बिना बोले ही कार से उतर चुका था। इसका मतलब ये था कि वह उसे बताने के मूड में बिल्कुल नहीं था, इसलिए शेल्वी भी उसे कुछ भी नहीं पूछती और उस मास्क को लगाकर नीचे उतर जाती है। शेल्वी के नीचे उतरते ही क्रिस्टोफर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने साथ अंदर की ओर ले जाने लगता है। शेल्वी तो बिल्कुल हैरान ही हो चुकी थी जब क्रिस्टोफर ने उसका हाथ पकड़ा। वह लगातार अपने हाथ को ही घूर रही थी जिसे क्रिस्टोफर ने मजबूती से साथ पकड़ रखा था। क्रिस्टोफर उसे एक शानदार ग्रैंड पार्टी वेन्यू में लाकर खड़ा कर दिया जहां पर लगभग सभी लोगों ने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखे थे, यहाँ तक कि वहाँ के वेटर ने भी मास्क लगाया हुआ था। देखने से लग रहा था जैसे कि वह मास्क थीम पार्टी हो। चारों तरफ लोग ब्रांडेड कपड़ों में नजर आ रहे थे, उनके कपड़ों से ही नजर आ रहा था कि वह सभी काफी अमीर लोग हैं। सभी के हाथों में ग्लास था और वह सभी किसी ना किसी से बात कर रहे थे। अभी कहानी जारी रहेगी। डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।